दोस्तों, मनीषा केस याद है आपको या भूल गए? वही मनीषा जो घर से स्कूल के लिए निकली थी, फिर स्कूल से कॉलेज के लिए और फिर घर नहीं लौटी, खेतों में मिली। असल में दोस्तों, मनीषा मौत मामले की जांच कर रही सीबीआई टीम को जांच करते हुए 13 दिन हो गए। सीबीआई टीम ने इस केस से जुड़े हर शख्स, प्ले स्कूल के स्टाफ, नर्सिंग कॉलेज स्टाफ, फैमिली वालों, खाद बीज दुकानदार देवेंद्र, यहां तक कि पहले चश्मदीद सतपाल जिसने खेतों में मनीषा की लाश को देखा था, सबसे पूछताछ हो गई है। जिस खेत में मनीषा मिली थी, उस खेत मालिक पवन से भी सीबीआई ने पूछताछ कर ली है। सीन ऑफ क्राइम रिक्रिएट किया गया। अब चर्चा यह है कि सीबीआई लगभग अपनी जांच पूरी कर चुकी है, तो खुलासा क्या करने वाली है? दोस्तों, मनीषा की जांच में जुटी सीबीआई की टीम 3 सितंबर को भिवानी आई थी। इसके बाद से कंटिन्यू जांच जारी है। अब बड़ा खुलासा होने वाला है, क्योंकि इस मामले में स्कूल, कॉलेज, दुकानदार सब शक के दायरे में है। क्योंकि मनीषा जब घर से निकली थी तो पिता संजय को बता दिया था कि वो थोड़ा लेट हो जाएगी, क्योंकि उसे कॉलेज जाना है, कॉलेज में एडमिशन का पता करना है। लेकिन उसके बाद लौटी ही नहीं। दोस्तों, इस मामले की शुरुआत 11 अगस्त से हुई थी। सुबह करीब 8 बजे मनीषा घर से निकली, फिर सीधे स्कूल गई, स्कूल में पढ़ाया और फिर 1:39 पर कॉलेज के लिए निकली और फिर कहीं नहीं दिखी। जब शाम हुआ तो मनीषा के पिता संजय परेशान हो गए। कहाँ है मेरी बेटी? जब रात होने लगी तब स्कूल वो पहुंचे परेशान होकर, स्टाफ से मिले, फिर पुलिस को कॉल किया। पुलिस आई, हुलिया देखा और कहा लड़की कहीं घूमने गई होगी, 4 दिन में आ जाएगी, भाग गई होगी तुम्हारी बेटी। फिर खाना पूर्ति के लिए एक राउंड स्कूल का लगा लिया, लेकिन मनीषा नहीं मिली, नंबर स्विच्ड ऑफ। पिता परेशान, लेकिन कर भी क्या सकते थे? 11 अगस्त को मनीषा लापता हुई थी, 13 को उसकी बॉडी मिली। अगर लाश 2 दिनों तक खेतों में पड़ी थी तो किसी की नजर क्यों नहीं पड़ी, ये सवाल उठा। 13 अगस्त को मनीषा का शव मिला था दोस्तों, लेकिन पुलिस ने शव मिलने के बाद ही सीसीटीवी क्यों नहीं खंगाले? 3 बार पोस्टमार्टम हुआ, पहले 2 बार किए गए पोस्टमार्टम में जहर खाने की बात क्यों नहीं पता चली? अगर मान भी लिया जाए दोस्तों मनीषा ने जहर खाया, तो कहां पर जहर खाया और फिर स्कूल और दुकान से करीब 2 किलोमीटर दूर खेतों में कैसे पहुंच गई? ये सवाल उठने लगे थे, जिसके बाद पुलिस पर भी सवालिया निशान उठे। उसके बाद मामला सीबीआई के हाथों में गया और अब सब कुछ सीबीआई के हाथों में है। दोस्तों, इस भयावह कहानी की शुरुआत हुई थी हरियाणा के जिला भिवानी से। भिवानी से सटा गांव है दाढ़ी लक्ष्मण। मनीषा यहीं की थी, उम्र लगभग 19 साल। हम सब की तरह मनीषा भी डेली की तरह सुबह काम पर जाती थी। रोज 8 बजे घर से निकलती है और सीधे स्कूल जाती थी, पढ़ाती थी और शाम को वापस घर लौट आती थी। 11 अगस्त 2025 को भी डेली की तरह मनीषा स्कूल गई। वहां से अपने पापा संजय को फोन करती है और कहती है, पापा आज थोड़ा देर हो जाएगी, थोड़ा देर से आऊंगी, क्योंकि मुझे बीएससी नर्सिंग का फॉर्म लेने के लिए कॉलेज जाना है। पिता कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, ठीक है। इसके बाद शाम 6:26 पर मनीषा का मिस्ड कॉल मनीषा के पिता संजय के पास पहुंचता है, लेकिन वो कॉल नहीं उठा पाते हैं। लेकिन जैसे ही वो कॉल बैक करने की कोशिश करते हैं तो फोन नहीं लगता, फोन स्विच ऑफ। उसके बाद संजय परेशान हो जाते हैं, सोचते हैं इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। हालांकि उस वक्त ज्यादा टाइम नहीं हुआ था। उसके बाद पिता का दिल कहता है चलकर देखूं आखिर कहां है मेरी बेटी। वो सीधा सिंघानी के मनीषा के स्कूल पहुंच जाते हैं। वहां स्कूल के स्टाफ से कहते हैं साहब मेरी बेटी आज घर नहीं पहुंची। धीरे धीरे वक्त बढ़ता जाता है, अंधेरा छाता जाता है, संजय की परेशानी बढ़ती जाती है। आखिर करें तो क्या करें, कहां ढूंढे बेटी को? थक हार कर 112 नंबर पर फोन करके पुलिस से मदद मांगी। पुलिस आती है, पुलिस को संजय सारी बात बताते हैं, लेकिन पुलिस ने जो कहा वो वाकई हैरान कर देने वाला जवाब था। पुलिस ने कहा उनसे तुम्हारी बेटी भाग गई होगी, आ जाएगी। मनीषा के पिता ने बस बेबसी वाले अंदाज में पुलिस से गुहार लगाई, नहीं साहब ऐसा नहीं है, मेरी बेटी ऐसी नहीं है। पुलिस वाले के साथ संजय आइडियल कॉलेज भी जाते हैं, स्टाफ से मिलते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे सब फॉर्मेलिटी है। आखिरकार रात के करीब 10 बजे के आसपास पुलिस वाले कहते हैं कि हमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली, आपको एक काम करना चाहिए, नजदीकी पुलिस स्टेशन लोहारू में जाकर एफआईआर दर्ज करानी चाहिए। उसके बाद बुझे-मन से संजय घर लौट आते हैं और अगले दिन सुबह के लगभग 8:30 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। 12 अगस्त 2025 की वो तारीख थी। संजय और उसके रिलेटिव सीधा थाने पहुंच जाते हैं। वहां जाने के बाद कहते हैं साहब मेरी बेटी लापता हो गई है, गायब हो गई है। थाने में दोस्तों संजय 8 बजे पहुंचते हैं। उसके बाद देखते ही देखते कब शाम हो जाती है पता ही नहीं चलता।
पुलिस वाले पूरा दिन ऐसे ही चक्कर कटाते रहते हैं, इधर से उधर घुमाते रहते हैं। उसके बाद आखिरकार एफआईआर दर्ज कर ली जाती है, लेकिन जितनी शिद्दत, जितनी ईमानदारी से जांच पड़ताल करनी चाहिए थी, उतनी ईमानदारी से जांच पड़ताल नहीं की जाती है। हद तो तब हो जाती है दोस्तों जब इस थाने के अंदर भी कहा जाता है कि एक बाप से कि शादी वादी कर ली होगी, लौट आएगी। जैसे ही पिता ने ये बातें सुनी, पिता की आंखें नम हो जाती है, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार मैं करूं तो क्या करूं। पुलिस से मदद मांगने के लिए आया हूं तो कोई कहता है पिकनिक मनाने चली गई है, कोई शादी की बात करता है तो कोई भागने की बात करता है। दोस्तों उसके बाद मायूस संजय फिर मनीषा के प्ले स्कूल जाते हैं, पिता आइडियल कॉलेज जाते हैं, जाकर सीसीटीवी की मांग करते हैं, लेकिन सीसीटीवी उनको दिखाई नहीं जाती। उसके बाद सिर्फ ठेंगा दिखाया जाता है, लेकिन संजय हिम्मत नहीं हारते हैं। लेकिन कर भी क्या सकते थे। उसके बाद किसी तरह 12 अगस्त भी गुजर जाता है दोस्तों। फिर अगले दिन यानी 13 अगस्त 2025 की सुबह की बात है। संजय यानी कि मनीषा के फादर स्कूल फिर से जाते हैं, ये जानने के लिए कि सीसीटीवी कम से कम मिल जाए तो देख लें कि वो कहाँ गई है। लेकिन दोस्तों सोचने वाली बात यह है कि उस वक्त अगर पुलिस चाहती तो लड़की की लोकेशन निकलवाई जा सकती थी, उससे पता करने की कोशिश किया जा सकता था, लेकिन पुलिस ने इस मामले को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। खैर 13 अगस्त 2025 की सुबह लोहारू थाना क्षेत्र के गांव सिंघानी में एक नहर है, नहर के किनारे एक रास्ता है, रास्ते के पास एक बॉडी मिल जाती है। आसपास के गांव वाले फोन करके सूचना देते हैं, पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस वहां पहुंचती है और संजय को फोन किया जाता है कि संजय आपको आना है, वहां पर पहुंचना है, वहां एक बॉडी मिली है, आप देख लीजिए, ऐसा तो नहीं है कि आपकी बेटी की बॉडी है। बस पिता ने जैसे ही ये बात सुनी, उनके पैरों तले की जमीन खिसक जाती है दोस्तों। लेकिन संजय क्या कर सकते थे। आखिरकार संजय सीधा वहां पर रोते बिलखते पहुंचते हैं, बेटी के कपड़ों से पहचान लेते हैं। लेकिन ये जो पल होता है ना भाई साहब, एक तो बेटी की लाश उस पर ऐसे हालत में कि किसी की भी रूह कांप जाए। संजय का परिवार वहां पर एकदम दहल जाता है। धीरे धीरे पूरा का पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है, लोगों की संख्या लगातार बढ़नी शुरू हो जाती है और पुलिस प्रशासन के खिलाफ गुस्सा भी, क्योंकि जो लाश होती है ना भाई साहब, आंखें निकली हुई होती है। मतलब आप सोच भी नहीं सकते, बयान भी नहीं किया जा सकता है कि क्या हालत होती है। मनीषा की गर्दन पर 29 सेंटीमीटर चौड़ा और 16 सेंटीमीटर लंबा एक घाव था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बार बार उस पर किसी धारदार हथियार से वार किया है। दोस्तों उसके बाद मनीषा की बॉडी को कब्जे में लेकर पुलिस वाले पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। दोस्तों अब तक ये खबर पूरे इलाके में आग की तरह फैल जाती है। पूरे इलाके में ही नहीं दोस्तों, पूरे देश भर में बात फैल जाती है। 14 तारीख को लोग सड़कों पर उतरना शुरू कर देते हैं कि आखिर एक गरीब आदमी जो मजदूर किसान है, संजय, उसकी बेटी गायब हो जाती है और फिर उसे कोई भी सीरियस नहीं लेता है। दोस्तों यही बेटी अगर किसी नेता की होती, यही बेटी अगर किसी मंत्री की होती, किसी विधायक की होती, तो शायद पुलिस वाले पूरी शिद्दत, पूरी ईमानदारी से काम करते। लेकिन एक मजदूर की बेटी गायब हुई थी, इसलिए पुलिस वाले उतनी शिद्दत, उतनी ईमानदारी से काम नहीं कर रहे थे। लोगों में धीरे धीरे गुस्सा बढ़ने लगता है और जैसे ही लोगों का गुस्सा बढ़ रहा था, वैसे ही धरना शुरू हो जाता है दोस्तों। और उसके बाद आपको पता ही है 14 तारीख को उसकी पोस्टमार्टम करने के बाद जो बॉडी परिवार को सौंपी जाती है, तो परिवार वाले कहते हैं कि जब तक हथियारे नहीं मिलेंगे तब तक हम इस बॉडी को नहीं लेकर जाएंगे। 16-17 को भी पूरे प्रदेश भर में हंगामा शुरू हो जाता है, लोग सड़कों पर उतर जाते हैं, कई कई घंटे तक रोड जाम कर दिए जाते हैं, पूरा शहर एक तरह से बंद हो जाता है। इसके बाद कहीं ना कहीं पुलिस की नींद टूटती है, सरकार की नींद खुलती है, मुख्यमंत्री को बयान देना पड़ता है, तमाम अधिकारियों को मौके पर मैदान में आना पड़ता है। पूरा आला कमान, अब चाहे एसएसपी हो, आईजी हो, डीआईजी हो, तमाम अधिकारी मैदान में आते हैं। लेकिन क्या इससे मनीषा वापस आ जाएगी? नहीं आएगी। लेकिन उसके बाद मनीषा के परिवार वाले डिमांड करते हैं कि सीबीआई जांच की जाए और उसके बाद सीबीआई जांच होती है दोस्तों। और सीबीआई जांच में जो अभी तक हुआ है दोस्तों, वो आपके सामने है। और देखने वाली बात यह है कि अब सीबीआई इस पूरे मामले में क्या खुलासा करती है।